इवनिंग कैसे हैं? गुड इवनिंग कह रहे हैं हम, गुड आफ्टरनून कैसे हैं आप सभी लोग? हैं? गुड नून है तैसीम गया गुड। चलो कैसे हो दुष्ट, तुम ये बताओ बस। मेरे भाई मेरी तबीयत सही नहीं है क्योंकि वायरल बहुत ज्यादा हो रहा है। तो मेरा गला खराब हो गया और कल मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मुझे बहुत तेज बुखार चढ़ने वाला है। मैंने तुरंत दवाई ली और रेस्ट किया। अभी भी तबीयत सही नहीं है पर मैं आज की क्लास पढ़ाऊंगा बहुत मन से। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पूरा 1.5 घंटा हम आज की क्लास में पढ़ेंगे डेविएशन। आज की क्लास में हम लोग डेविएशन पढ़ने वाले हैं मेरे भाई। डेविएशन या हिंदी में कहते हैं मेरे दोस्तों इसको आप विचलन। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? विचलन। विचलन। डेविएशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो बड़े बड़े सवालों को धूल चटा देगा। और मेरे भाई बहुत सारे बच्चे जो इसको हल्के में लेते हैं कि सर बस जल्दी से खत्म करो, वो बच्चे आगे जाके बहुत परेशान होंगे। डेविएशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, चाहे आप एलिगेशन पढ़ना, चाहे आप आगे प्रॉफिट लॉस पढ़ना मेरे भाई, चाहे आप सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना, चाहे आप टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ना, हर जगह डेविएशन का कॉन्सेप्ट लगेगा। हर जगह। आप ऐसे मत समझिए कि ये परसेंटेज का कोई कॉन्सेप्ट है, नहीं। मैं आपको तो परसेंटेज पढ़ा ही नहीं रहा। परसेंटेज तो हो गया, जितना होना था खत्म। मैं आपको परसेंटेज से कहीं ज्यादा आगे की चीज समझा रहा हूं, डेविएशन। यानी कि अर्थमेटिक के हर एक चैप्टर में हम इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करेंगे। पूरे अर्थमेटिक मैथ में ध्यान से सुनिएगा। हाँ? ये बेकार है। पूरे अर्थमेटिक मैथ में दो ही कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक डेविएशन और दूसरा है मेरे प्यारे भाई सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। डेविएशन और सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, ये पूरा अर्थमेटिक मैथ के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको परसेंटेज में यहां पे समझाने वाला हूं, डेविएशन। तो आज की क्लास में मेरे प्यारे भाई हम डेविएशन का बेसिक समझेंगे, लेकिन बहुत धीरे धीरे। तो कृपया मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इतना आसान नहीं है समझना जब तक आप पूरा ध्यान नहीं लगाएंगे। जब तक मैं अपनी बात खत्म ना कर दूं, कोई भी बेवजह कमेंट में कुछ ना लिखे, कोई डाउट ना पूछे। जब तक मैं 1 घंटे समझा नहीं लेता, किसी प्रकार का कोई कमेंट ना करें प्लीज। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, चुपचाप बैठ के केवल मेरी बातों को सुने कि मैं क्या कह रहा हूं। प्लीज कोई कमेंट ना करे, 1 घंटे तक केवल सुने और समझें। 1 घंटे बाद आप कहना कि हां सर हमें यह डाउट है। प्लीज रिक्वेस्ट है, कुछ मत कहो, केवल सुनो और समझो। यस मक्खन कुमार। क्योंकि आज की क्लास में हम अर्थमेटिक मैथ का सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट जानने वाले। सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट। आप इस लाइन का इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं? सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट आज की क्लास में हम जानने वाले हैं, पूरे अर्थमेटिक मैथ का डेविएशन, विचलन। अब डेविएशन क्या होता है, कैसे होता है, कहां लगेगा, बताते हैं। डेविएशन हमेशा ओवरऑल इफेक्ट, कुल प्रतिशत परिवर्तन निकालने के लिए होता है मेरे भाई। डेविएशन का जो यूज होता है वो हमेशा ओवरऑल इफेक्ट, कुल प्रतिशत परिवर्तन निकालने के लिए होता है। नहीं समझे कैसे? मैं हर बात को एग्जांपल समझाऊंगा। सपोज मेरे प्यारे भाई आपने एक पेपर दिया, आपने मेरे दोस्तों एग्जाम दिया बीएससी का, और बीएससी के पेपर में मैथ्स भी आता है और फिजिक्स भी आता है। ध्यान सुनिएगा मेरे भाई। सपोज मेरे दोस्तों आपने, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चे, सपोज आपने बीए का पेपर दिया, बीएससी का पेपर दिया, बीएससी के पेपर में मैथ्स आता है और फिजिक्स आता है। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। देखो जब भी हम कोई एग्जाम देते हैं तो हमें पहले से पता होता है कि ये जो सब्जेक्ट है ये कितने नंबर का है। जब भी हम कोई एग्जाम देते हैं तो हमें पहले से पता होता है कि जो सब्जेक्ट है ये कितने नंबर का है। तो मेरे भाई मान लिया कि आपने मेरे प्यार में मैथ्स का पेपर दिया है और मैथ्स के जो फुल मार्क्स हैं वो 500 है। 500 नंबर का आपका मैथ्स का पेपर लिया जाता है। और मान लिया कि फिजिक्स का जो आपने पेपर दिया उसके फुल मार्क्स 750 हैं। उसके फुल मार्क्स आपके 750 हैं। समझ में? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही।
तो आपने बीएससी का पेपर दिया जिसमें आपसे मैथ्स पूछा जाता है और फिजिक्स पूछा जाता है। मैथ्स सब्जेक्ट के जो फुल मार्क्स हैं वो 500 हैं और फिजिक्स के जो फुल मार्क्स हैं आपके वो 750 हैं। मैं आपसे कहता हूं कि आपने मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में 74% नंबर स्कोर किया। कितना स्कोर किया? 74%। आपने मैथ जैसे सब्जेक्ट में 74% स्कोर किया। कितना स्कोर किया मेरे भाई? 74% नंबर आए आपके मैथ में। और फिजिक्स में मेरे प्यारे भाई आपके 80% नंबर आए। फिजिक्स में 80% आपके नंबर आए हैं। 80%। सुनते रहिएगा, मैं हर बात को एग्जाम्पल समझाऊंगा तभी आप समझ पाओगे मेरे दोस्त। क्लियर है? देखो दोस्त, आपने मैथ्स का बीएससी का पेपर दे जिसमें मैथ्स पूछा जाता है, फिजिक्स पूछा जाता है। ये सारा डाटा मैं आपको अपनी मर्जी से ले रहा हूं समझाने के लिए। मैथ्स का जो पेपर है उसके फुल मार्क्स 500 हैं, फिजिक्स के पेपर के फुल मार्क्स 750 हैं। आपके मैथ में 74% नंबर आए, फिजिक्स में 80% नंबर आए। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि दोनों सब्जेक्ट में कुल मिलाकर, दोनों सब्जेक्ट यानी कि मैथ प्लस फिजिक्स, दोनों सब्जेक्ट में कुल मिलाकर कितने परसेंट नंबर आए? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। दोनों सब्जेक्ट मैथ प्लस फिजिक्स में कुल मिलाकर, दोनों सब्जेक्ट मैथ प्लस फिजिक्स में कुल मिलाकर कितने परसेंट मार्क्स आपके आए हैं? मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं। मैथ प्लस फिजिक्स में, यानी कि डेविएशन वहां लगेगा जहां बीच में प्लस आएगा। लिख लीजिए कॉपी में, डेविएशन का कॉन्सेप्ट तभी लगेगा और वहां लगेगा जहां बीच में प्लस का साइन आता है। डेविएशन का कॉन्सेप्ट तभी लगेगा जब बीच में प्लस का साइन आता है। डेविएशन इस्तेमाल होता है कुल परसेंटेज चेंज निकालने के लिए, ओवरऑल परसेंटेज इफेक्ट निकालने के लिए। डेविएशन तभी लगेगा जब बीच में प्लस का साइन आता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, मैथ और फिजिक्स दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर, मिलाकर मतलब प्लस, कुल कितने परसेंट नंबर आए? बीच में प्लस आ गया। तो ऐसे सवालों में डेविएशन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है। लेकिन सबसे पहले डेविएशन बाद में करना। आप मुझे यह बात समझाइए मेरे भाई कि बेसिक से आप इसको कैसे कैलकुलेशन करोगे। आप मुझे बताओ, आप ये मुझे बताओ कि बेसिक से अगर मुझे ये बात कैलकुलेट करनी हो तो मैं कैसे करूंगा? बेसिक से बताइए, बताइए मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से बताना। अगर मुझे ये बेसिक से कैलकुलेशन करनी हो तो मैं कैसे करूंगा? मैं आपसे यह पूछ लूं कि भैया आपने बीएससी के पेपर दिए, मैथ्स का पेपर 550 का है, फिजिक्स का पेपर फुल मार्क्स 750 है, मैथ्स में 74% नंबर आए, आपके फिजिक्स में 80% नंबर आए। बताओ दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर कुल कितने परसेंट नंबर आए? आप इसकी कैलकुलेशन बेसिक से कैसे करोगे? तो भैया बेसिक में आपको बताऊं, चलो नीचे क्या लिखेंगे? टोटल मार्क्स। नीचे आप क्या लिखोगे मेरे भाई? टोटल मार्क्स, कि दोनों सब्जेक्ट मैथ प्लस फिजिक्स के मिलाकर टोटल मार्क्स कितने। नीचे क्या लिखा जाएगा? टोटल मार्क्स। ठीक है बच्चों। आप कहोगे सर मैथ का जो पेपर है वो 500 नंबर का है, फिजिक्स का पेपर 750 नंबर का है, तो टोटल मार्क्स जो आएंगे मैथ प्लस फिजिक्स के 500 जमा 700, टोटल मार्क्स हो गए 1250। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए मेरे प्यारे बच्चे? 1250 हो गए टोटल मार्क्स। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। अब आप ऊपर क्या लिखोगे कि आपने टोटल मार्क्स में से कितने मार्क्स स्कोर किए। आपने टोटल मार्क्स में से कितने मार्क्स आपने स्कोर किए मेरे भाई? टोटल में से मैथ में और फिजिक्स में कितने मार्क्स आपने स्कोर किए? तो साफ साफ कहा जा रहा है कि मैथ्स में आपने 74% स्कोर किया है। मैथ्स का पेपर 500 नंबर का है, तो मैथ्स में 500 नंबर का 74% स्कोर किया है। आपका मैथ्स में कितना स्कोर रहा है? 500 का 74%। मैथ्स में आपका कितना स्कोर रहा है? 500 का 74%। 500 का 74% आपका स्कोर रहा है मैथ्स में। समझ में आई बात? आप बोलोगे हां जी सर। मैथ्स में आपका कितना स्कोर रहा है? 500 का 74%। ये आपका मैथ्स सब्जेक्ट में स्कोर है। मैथ्स में कितना नंबर आप लेके आए हो? 500 नंबर का 74%।
मैं आपसे पूछूं आपका फिजिक्स में कितना स्कोर है, तो फिजिक्स में आपको 750 का 80%। फिजिक्स में कितने नंबर आए? 750 मार्क्स का पेपर है फिजिक्स का, 80%। 750 का मेरे प्यारे भाई 80% मार्क्स आपके फिजिक्स में आए हैं। तो आप मुझे बताओ, सॉरी, आप मुझे यह बताइए मेरे भाई कि दोनों सब्जेक्ट में कुल मिलाकर आपने कितना स्कोर किया? जोड़ देंगे मैथ्स के मार्क्स प्लस फिजिक्स के मार्क्स, आपने इसको इतना स्कोर किया। ये बेसिक है, यही बेसिक कैलकुलेशन है जो आपको करनी है बच्चों, यही बेसिक कैलकुलेशन है जो आपको करनी है। आप बोलोगे हां जी सर करनी है। अब आप इसको कैलकुलेशन को करिए मेरे प्यारे भाई। जब आप इस कैलकुलेशन को करोगे तो मैथ और फिजिक्स के टोटल मार्क्स कितने होंगे? 500 जमा 750, 1250, 1250 हो गए। मैथ्स में कितना आया? 500 का 74%। अब 500 का 74% कितना होता है मेरे भाई? आप बोलोगे सर परसेंटेज से 2 जीरो कट गया, तो 74 पंजे आ गया जी 350 और 20, 370। मैथ में आपके 370 नंबर आए प्लस फिजिक्स में कितने नंबर आए? 750 का 80%। 750 का 80% क्या होता है जी? परसेंटेज से 2 जीरो कट गया, 75 अट्ठे 600। फिजिक्स में आपके 600 नंबर आए हैं। परसेंटेज में निकालना है यह आया, यानी कि टोटल मार्क्स 1250 है, 1250। कुल 1250 में से 370 आपके मैथ में आए हैं और 600 फिजिक्स में, यानी कि कुल मार्क्स आए हैं आपके 970। कुल मार्क्स मैथ और फिजिक्स में मिला के 1250 में से 970 आए। लेकिन आपको परसेंटेज में बताना है तो गुणा 100%। ऐसी तो करोगे, ऐसी करोगे तो 25 चौका 100 है भाई, या 50 से काटेंगे, 50 से काटेंगे, 50 दूनी 100 और 50 से मेरे दोस्तों जाएगा 25 बार। ठीक है ना? बताओ जी क्या आ रहा है कैलकुलेशन करके? 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25। बताओ जी कैलकुलेशन करके क्या आ रहा है? 97 चौका है भाई, 97 चौका यानी कि 360 और 28, 388/5 कितना आ रहा भाई कैलकुलेशन करके? 77.6%। ये कैलकुलेशन करके आ रहा है 77.6%। ये हो गया बेसिक मेथड। क्या आपको इसमें कोई डाउट है तो मुझे बताओ। अगर आपको इसमें भी डाउट है तो इसका मतलब आप ये मान लीजिए कि आपको अपनी 10वीं क्लास की परसेंटेज निकालनी भी नहीं आती, फिर आपने अपनी 10th की परसेंटेज कैसे निकाली, 12वीं की परसेंटेज कैसे निकाली? अगर आपको इसमें भी डाउट है, अगर मैं इस सवाल को बेसिक से करने के लिए कहता तो यही होता भैया, 77.6%। क्या आंसर आता? मैथ और फिजिक्स में मिलाकर आपके 97 गुणा 4/5, 77.6%। जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं इंक्लूडिंग गर्ल्स, आपको ये समझ में आ गया? अगर यहां तक की बात समझ में आ गई है तो कमेंट में यस लिखेंगे, यस सर। ये होता है बेसिक मेथड, ये होता है बेसिक मेथड। बोलिए। मुझे लगता है ये बात तो कम से कम आपको समझ में आ ही गई होगी यहां तक कि हम बेसिक से कैसे निकालेंगे मेरे भाई। लेकिन एक बात बताओ, यहां तक की बात क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर एकदम क्लियर है, बिल्कुल मजा आ रहा है सर, रॉ लग रहा है एकदम। अब इतनी कैलकुलेशन अगर मैं करूंगा, अगर मैं इतना लंबा चौड़ा लिखूंगा तो मेरी तो लंका लग जाएगी, मेरी तो लंका लग जाएगी मेरे प्यारे भाई, मेरी तो लंका लग जाएगी। आप बोलोगे हां सर, तो क्या मैं इस कैलकुलेशन को आसान करने का कोई तरीका नहीं ढूंढूंगा? आप बोलोगे यस सर तरीका तो ढूंढो, है कैलकुलेशन कम करो सर, ऐसे थोड़ा ना काम चलेगा। तो आप ही बताओ यहां कैलकुलेशन कैसे कम हो सकती है? भाई ये जो नंबर दिख रहे हैं 500 और 750, ये है फुल मार्क्स, इन ये 250 से कटते हैं। यहां आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं 500 और 750, 500 और 750, 500 और 750, ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस, ये नंबर 250 से कट रहे हैं। तो क्या मैं इसको 250 से नहीं काट सकता? क्या मैं 250 से काट नहीं सकता? 250 दूनी 500, 250 तिया 750, नीचे भी 250 दूनी 500, 250 तिया 750। क्या मैं 250 से नहीं काट सकता?
तो क्या मैं 250 से काट नहीं सकता मेरे भाई? भाई ऊपर से 250 कॉमन लेके काट लो, नीचे से 250 कॉमन लेके काट दो। 250 काट लिया, 250 से 2 बार 3 बार, 250 से 2 बार 3 बार, तो क्या बचेगा? ये बचेगा 2 गुणा 74% प्लस 3 गुणा 80%, और नीचे बचेगा मेरे प्यारे भाई 2+3। 2+3 आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। 2+3 आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। टक टकाटक मजा आ गया। जब मुझे परसेंटेज में ही बताना है तो ये सीधा परसेंटेज में ही तो कैलकुलेशन, मुझे परसेंटेज में बताना है। 2 की 74 में गुणा 168, 3 की 80 में गुणा 240, 168 प्लस 240 क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? 300, 408, 408 नहीं, 2 की 74 में गुणा, सॉरी 148, 148 प्लस 240 कितना? 388%। 388% बटे 5, 388 को 5 से भाग देंगे मेरे प्यारे भाई, 77.6% आ गया, 77.6%। तो क्या ये कैलकुलेशन कम हुई है कि नहीं? क्या ये कैलकुलेशन कम हो गई कि नहीं कम हुई? आप बोलोगे यस सर। समझ में आया? यानी कि मेरे भाई मैंने 500 और 750 को 250 से काट लिया, रेशियो ले लिया। अब अगला कौन समझिएगा, जब भी हमें टोटल ओवरऑल इफेक्ट निकालना है, टोटल ओवरऑल इफेक्ट, आप मुझे बताओ परसेंटेज मार्क्स कैसे निकाले जाते हैं? परसेंटेज मार्क्स अगर आपको निकालने हैं तो कैसे निकाले जाते हैं? तो नीचे क्या लिखेंगे भाई? टोटल मार्क्स। नीचे क्या लिखते हैं? हमेशा टोटल मार्क्स, कि आपके भैया जो आपने पेपर दिया उसके टोटल मार्क्स कितने, फुल मार्क्स। और ऊपर क्या लिखेंगे? कि आपने स्कोर कितना किया। ऊपर क्या लिखेंगे? आपने स्कोर कितना किया। और परसेंटेज में निकालना है तो गुणा 100%, ऐसे निकाला जाता है। यानी कि परसेंटेज मार्क्स अगर आपको निकालना है तो टोटल मार्क्स को बेस मान के निकाला जाएगा, टोटल मार्क्स को बेस मान के। परसेंटेज मार्क्स जो होते हैं वो हमेशा टोटल मार्क्स को बेस मान के निकाला जाता है। तो मेरे भाई जब भी हम मेरे भाई परसेंटेज मार्क्स निकालेंगे, कुल प्रतिशत निकालेंगे, तो जो भी आपका बेस आता है, बेस की एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत ही नहीं है। बेस का हमेशा रेशियो ले लो, बेस का हमेशा रेशियो ले लो, कि रेशियो लेने से मेरे प्यारे भाई सवाल की कैलकुलेशन आसान हो जाती है। भाई मैं ये एक स्टेप खत्म नहीं कर सकता क्या मैं इस स्टेप को यहां डायरेक्ट नहीं लिख सकता? भाई परसेंटेज मार्क्स जो होता है वो हमेशा फुल मार्क्स को बेस मान के निकाला जाता है। तो आपको फुल मार्क्स 500 और 750 की एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं है। आप 500 और 750 का क्या ले लीजिए मेरे भाई? रेशियो, अनुपात ले लीजिए। आपको 500 और 750 का रेशियो लेना चाहिए। 500 किससे कट रहा है? 250 से 2 बार। 750 किससे कट रहा है? 250 से 3 बार। यानी कि मैथ्स और फिजिक्स के फुल मार्क्स का जो रेशियो है वो 2:3 है। मैथ्स फिजिक्स के फुल मार्क्स का रेशियो 2:3 है। यानी कि जब भी आपको बीच में प्लस का साइन आएगा, जब भी आपसे ओवरऑल परसेंटेज पूछी जाएगी, तो आपको ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। आप डायरेक्ट इस स्टेप को लिख सकते हो डायरेक्ट, क्योंकि जो भी हमेशा बेस वैल्यू बनेगी, परसेंटेज मार्क्स किसको बेस मान के निकाले जाते हैं? फुल मार्क्स, टोटल मार्क्स को बेस मान के निकाले जाते हैं। तो बेस की आपको एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं होती। बेस का हमेशा रेशियो, अनुपात ले लिया करो। बेस का हमेशा रेशियो ले लिया करो मेरे प्यारे भाई। अब मैंने यहां पे ले लिया कि मैथ्स का और फिजिक्स का जो वेटेज है, मैथ्स और फिजिक्स के वेटेज जो है मेरे प्यारे भाई, वो 2:3 के अनुपात में है। यानी कि मैथ्स के मार्क्स और फिजिक्स के फुल मार्क्स का रेशियो 2:3 है मेरे भाई। तो मेरे दोस्तों आपसे मैं ये पूछ रहा हूं कि दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर कितने परसेंट आए? तो नीचे क्या आएगा मेरे दोस्तों? टोटल मार्क्स, यानी कि 2+3। 2+3 आप बोलोगे हाँ सर। मैथ्स में कितना स्कोर किया? मैथ्स में स्कोर किया 2 का 74%, प्लस फिजिक्स में कितना स्कोर किया? फिजिक्स में स्कोर किया 3 का 80%। फिजिक्स में स्कोर किया 3 का 80% मेरे प्यारे भाई। नीचे फुल मार्क्स, ऊपर मैथ्स के मार्क्स, प्लस मैथ्स में स्कोर किया 2 का मतलब गुणा 74%, फिजिक्स में 3 का 80%, दोनों को जोड़ दिया।
कैलकुलेशन करेंगे मेरे प्यारे भाई, क्या आ जाएगा? नीचे आ गया 5, ऊपर आ गया 200, कितना आ गया? 388%। 388 को 5 से भाग देंगे, 77.6%। तो मैथ्स और फिजिक्स में मिलाकर आपके 77.6% नंबर आए, मैथ्स और फिजिक्स में मिलाकर। इस मेथड को कहते हैं, जब हम बेस का रेशियो ले लेते हैं, इसको बोलते हैं हम वेटेड एवरेज मेथड। क्या बोलते हैं मेरे भाई? इसको बोलते हैं वेटेड एवरेज मेथड। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? वेटेड एवरेज मेथड। दिमाग में रखिएगा, क्या? वेटेड एवरेज मेथड। ये जो चीज आई है मेरे प्यारे भाई, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं वेटेड एवरेज मेथड। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों? वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड क्या है मेरे भाई? वेटेड एवरेज मेथड। दिमाग में बिठा लीजिए, वेटेड एवरेज मेथड। यानी कि जब भी हमें कुल परसेंटेज निकालनी हो, कुल मार्क्स निकालने हो मेरे प्यारे भाई, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चे? बेस वैल्यू का रेशियो ले लेंगे, बेस वैल्यू का रेशियो, और ये जो कैलकुलेशन आएगी इसे बोलते हैं वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड। क्या आपको बात समझ में आ गई? यानी कि सबसे पहले बेसिक आया, फिर बेसिक से वेटेड एवरेज मेथड आया। क्लियर? आप बोलोगे यस सर, एकदम क्लियर है, मैं आपकी बात को समझ रहा हूं। यहां तक क्लियर हो गई बात? आप बोलोगे यस सर। अब आगे चलते हैं। यह हुआ वेटेड एवरेज मेथड। अब मैं आपको सिखाऊंगा असली डेविएशन मेथड। अब हम जानेंगे असली डेविएशन मेथड। असली डेविएशन मेथड अब हम जानेंगे मेरे भाई, असली डेविएशन मेथड। बहुत प्यार से समझिएगा, मजा आ जाएगा मेरे भाई, बहुत प्यार से समझिएगा। सब लोग प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जब तक मैं अपनी बात खत्म ना कर दूं, जब तक मैं अपनी बात खत्म ना कर दूं, कोई हलक से कुछ ना बोले, कोई भी हलक से कुछ ना बोले, जब तक मैं अपनी बात खत्म ना कर दूं, प्लीज कोई कुछ ना बोले। मैथ्स और फिजिक्स के फुल मार्क्स का रेशियो 2:3 है। मैथ्स में आपने स्कोर किया 74%, फिजिक्स में आपने स्कोर किया 80%। पूछ रहा हूं प्लस, दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर, बीच में प्लस आ रहा है, दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर कितना परसेंट स्कोर किया आपने, यही है। तो मेरे भाई 80% को, ये 74% है। फिजिक्स में स्कोर किया आपने, फिजिक्स में आपने स्कोर किया 80%। क्या 80% को ब्रेक करके ऐसे नहीं लिख सकते? 74% जमा में 6%। क्या 80% को ब्रेक करके ऐसे नहीं लिख सकते हम लोग? 74%, 74% जमा में 6%। बोलो हाँ या ना, क्या आपको बात समझ में आ गई? क्या 80% को ब्रेक करके हम ऐसे नहीं लिख सकते? 74% प्लस में 6% लिख सकते हैं। एक बार बताओ, एक बच्चा है जिसके मैथ्स में 74% नंबर आए, एक बच्चा है जिसके मैथ्स में 74% नंबर आए, एक बच्चा है जिसके मैथ्स में 74% नंबर आए, जिसके फिजिक्स में 74% नंबर आए, तो कुल परसेंटेज भी तो 74% आनी चाहिए। सपोज आपके 10वीं के बोर्ड के पेपर में हिंदी में भी 74 नंबर आए, इंग्लिश में भी 74 नंबर आए, मैथ में भी 74 नंबर आए, फिजिक्स में भी 74 नंबर आए, और साइंस जो है आपकी चित्रकला में भी 74 नंबर आए, तो आप क्या कहोगे? सर मेरी तो 74% आई है। एक बच्चे के मैथ्स में भी 74% आए, फिजिक्स में भी 74% आए, तो उसके टोटल ओवरऑल मार्क्स भी 74% ही होने चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर, लेकिन 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 ऐसा है नहीं। उस बच्चे के फिजिक्स में 3 नंबर का 6% एक्स्ट्रा है। उस बच्चे के फिजिक्स में, उस बच्चे के फिजिक्स में, उस बच्चे के फिजिक्स में 3 नंबर का 6% एक्स्ट्रा है। उस बच्चे के फिजिक्स में 3 नंबर का 6% एक्स्ट्रा है। उस बच्चे के फिजिक्स में 3 नंबर का 6% एक्स्ट्रा है। फिजिक्स में 3 मार्क्स का 6% एक्स्ट्रा है फिजिक्स में। तो केक कटेगा तो सब में बटेगा, केक कटेगा तो समय बटेगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर, मिलाकर मतलब प्लस, दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर कितने परसेंट मार्क्स आए भाई? दोनों सब्जेक्ट के फुल मार्क्स कितने? 5 के, 2 और 3 5। मैथ्स के फुल मार्क्स 2 हैं, फिजिक्स के 3 है। फुल मार्क्स दोनों के सब्जेक्ट के, दोनों सब्जेक्ट के फुल मार्क्स कितने? 2 + 3 5, 2 + 3 5। तो जो एक्स्ट्रा है मेरे प्यार में, जो एक्स्ट्रा है, ये फुल मार्क्स में डिवाइड कर दीजिए बटे 5, कि नीचे हमेशा बेस से डिवाइड होता है। 2 + 3 5 बटे 5। ये डायरेक्ट आ गया, चाहे करके देख लो मेरे भाई।
एक बच्चे के मैथ्स में 74% नंबर आए, फिजिक्स में 74% नंबर है, तो ओवरऑल भी 74% ही होने चाहिए, बोलो हां। लेकिन फिजिक्स में 3 नंबर का 6% एक्स्ट्रा है, तो फिजिक्स में 3 नंबर का 6% एक्स्ट्रा है फिजिक्स में। तो जो एक्स्ट्रा केक कटेगा तो समी में बटेगा। पूछा टोटल मार्क्स कितने परसेंट आए। भाई मैथ्स और फिजिक्स के टोटल मार्क्स कितने, 2 + 3। मैथ और फिजिक्स के टोटल मार्क्स कितने हैं, 5। तो जो एक्स्ट्रा होगा वो टोटल में डिवाइड हो जाएगा बटे 5। आप बोलोगे हाँ जी सर। ये आ गया, करके देखिए 74%, 74% प्लस कितना आ गया, 3×4 = 18। 18 को 5 से भाग देंगे, 18 को 5 से भाग देंगे 3.6। 18/5 3.6। 74 में 3.6 जोड़ेंगे 77.6%। 77.6% क्या ये आ गया कि नहीं आ गया मेरे भाई, डायरेक्ट 77.6 क्या ये आ गया कि नहीं आ गया। ये है वेटेड एवरेज मेथड, जिसमें आपको ये पूरी कैलकुलेशन यहां आगे करनी पड़ रही है। ये है डेविएशन मेथड, दिस इज कॉल्ड डेविएशन मेथड मेरे भाई। कम कैलकुलेशन में जल्दी आंसर। पहले बेसिक सीखा, बेसिक के बाद वेटेड एवरेज, अब ये आया है डेविएशन मेरे भाई। समझ में आया, कितने बच्चों को समझ में आया, हल्का हल्का सा समझ में आया, हल्का हल्का सा। हमेशा बेस वैल्यू का रेशियो लेते हैं, हमेशा बेस वैल्यू का, हमेशा। अंजलि चुपचाप मेरी बात सुनो, भी पता चलेगा सब। हमेशा बेस वैल्यू का रेशियो लेते हैं। कितने बच्चों को यह बात समझ में आई है, कितने स्टूडेंट को यह बात समझ में आई है, कितने स्टूडेंट को यह बात समझ में आ गई है एक बार में, कितने स्टूडेंट को यह बात समझ में आ गई है एक बार में। और मेरे भाई क्लियर हो गया ना, 90% को आ गई है, 90% को, वेरी गुड। चिंता मत करो, मैं अभी और एग्जाम्पल दूंगा, चिंता मत करो, मैं अभी और एग्जाम्पल दूंगा बेटा। दिस इज कॉल्ड डेविएशन मेथड, दिस इज कॉल्ड डेविएशन मेथड। लेकिन डेविएशन मेथड कोई हवा में से नहीं उड़ के आया है, ये वेटेड एवरेज मेथड से ही आया, वेटेड एवरेज मेथड से। अगर मैं वेटेड एवरेज मेथड से परसेंटेज निकालता तो क्या आता मेरे भाई। भाई एक बच्चे के मैथ्स में आए हैं दो, मैथ्स और फिजिक्स के मार्क्स का रेशो 2:3 है। मैथ्स और फिजिक्स के मार्क्स का रेशो 2:3 है। टोटल मार्क्स है ये। मैथ्स में कितने नंबर आए, मैथ्स में नंबर आए 2 का 74%, मैथ्स में। प्लस फिजिक्स में कितने नंबर आए, फिजिक्स में नंबर आए 3 का 80%। इस कैलकुलेशन को करेंगे, यही कैलकुलेशन ही वेटेड एवरेज मेथड है। और ये वेटेड एवरेज मेथड में कहां से लाया, बेसिक से लेके आया। कहां से लेके आया था, बेसिक से मैंने किया था, बेसिक से मेरे दोस्तों। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, 2 + 3, नीचे क्या आ गया 5, ऊपर क्या है, ऊपर है 2 का 74%, ऊपर है 2 का 74%। आप बोलोगे सर 2 का 74%, प्लस ये क्या है, ये 3 का 80%, ये लिखा है 3 का 80%। 80% का मतलब क्या, मैं 80 को ऐसे लिख सकता, 3 का 74% प्लस 6%, 3 का 74% प्लस 6%। क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता मेरे भाई। आप बोलोगे हां जी सर लिख सकते हैं, आप ही का राज चल रहा है। आप 80% को ब्रेक करके लिख दीजिए 74% प्लस 6%। इसी 80% को ब्रेक करके, इसी 80% को ब्रेक करके आप 74% प्लस 6% लिख दीजिए। अब मेरे प्यारे भी क्या होगी, गुणा करके जोड़ना है। ये क्या, 2 का 74%, ये क्या 3 के अंदर गुणा करो, 3 का 74%। तो आप मुझे बताओ क्या हो जाएगा, 2 का 74 प्लस 3 का 74, 2 गुणा 74 प्लस 3 गुणा 74। तो 2 + 3 5 गुणा 74% आ गया। 2 गुणा 74 प्लस 3 गुणा 74, 5 गुणा 74% आ गया। आप बोलोगे हाँ सर आ गया, 5 गुणा 74% आ गया। प्लस यहां देखिए, इस 3 की इस 6 में भी गुणा होगी, 6%, प्लस 3 का 6% ही है। ऊपर की कैलकुलेशन यही है न्यूमरेटर की, 2 का 74 प्लस 3 का 74, 2 + 3 जुड़ जाएगा 5 गुणा 74% बटे प्लस 3 की 6% में गुणा होगी, पूरा ब्रैकेट लगा हुआ ना, तो पूरे ब्रैकेट में गुणा होगी।
3 गुणा 6%। और बटे क्या आएगा मेरे भाई, बटे आएगा 5। बटे क्या आएगा, बटे आएगा जी 5। अब अलग अलग डिवाइड करो, यही तो नियम होता है। अगर लिखा हुआ है a प्लस बी बटे एक्स, तो आप a को x से अलग भाग करते हैं, b को x से अलग भाग करते हैं, दोनों को अलग अलग भाग दीजिए मेरे भाई। माइनस सी भी होता तो माइनस सी को x से अलग भाग करते, हर एक में घुस घुस के भाग करते हैं, घुस घुस के। तो यहां भी ऐसा ही है मेरे भाई, ये प्लस है, ये क्या बीच में प्लस प्लस, ये प्लस है तो अलग भाग करिए। 5 गुणा 74 को 5 से भाग करिए, क्या आएगा 74%। 5 गुणा 74 को 5 से भाग करिए, क्या आएगा 74%। ये प्लस 3 गुणा 6, 3 गुणा 6% को 5 से भाग करिए, ये आएगा 3 गुणा 6/5। यानी कि मेरे भाई ये डेविएशन ही तो आ गया, ये डेविएशन का ही तो आ गया। यानी कि डेविएशन मेथड कुछ नया नहीं है, डेविएशन मेथड कुछ भी नया नहीं है, डेविएशन मेथड कुछ नया नहीं है। वेटेड एवरेज में, वेटेड एवरेज मेथड में ये स्टेप ना लिख के, ये स्टेप ना लिख के, ये स्टेप ना लिख के वेटेड एवरेज मेथड में डायरेक्ट इस स्टेप पे छलांग मारने की कला ही डेविएशन है। वेटेड एवरेज मेथड से ये स्टेप ना लिख के, ये स्टेप ना लिख के, ये स्टेप ना लिख के डायरेक्ट इस स्टेप पे छलांग मारने की कला ही डेविएशन है। मुझे लगता है अब आपके दिमाग में बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहले हमने जाना कि भाई बेसिक से परसेंटेज कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हमने ये जाना। फिर उसी बेसिक से मैंने वेटेड एवरेज मेथड बनाया कि भाई अगर हमें परसेंटेज निकालना है तो जो भी हमारा बेस होगा, हम बेस वैल्यू का रेशियो ले लेते हैं। जो भी हमारा बेस होगा, हम बेस वैल्यू का रेशियो ले लेते हैं। रेशियो लेने से थोड़ा आसान हो गया, इससे बोला गया वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड को ही आगे कैलकुलेशन में सिंपलीफाई किया, बन गया डेविएशन मेथड, द किंग डेविएशन मेथड मेरे भाई। इसे बोलते हैं डेविएशन मेथड। यही है आपका डेविएशन मेथड, ये जो लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड डेविएशन मेथड। ये डेविएशन मेथड है और ये मैंने ही जो है इजाद किया है मेरे भाई, हमारी इन्वेंशन है। पहले भी लोग करते थे लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत मुश्किल था। अब पूरे यूट्यूब पे छान लीजिए, किसी टीचर का बैच पढ़ लीजिए, जितना आसान तरीके से मैं समझाता हूं कि मैंने इस पे बहुत रिसर्च की है? हमारा इन्वेंशन है मेरे भाई कि कैसे बड़े बड़े सवालों को जो है शॉर्ट में कर सकते हैं। ठीक है, बताओ अगर आपको समझ में आ गई यहां तक की मेरी बात तो कमेंट में यस लिख दीजिए। ओवरऑल का मतलब दोनों सब्जेक्ट में कुल मिलाकर। अंजलि ओवरऑल क्या होता है अभी समझाएंगे, अंजलि टेंशन काहे लेती हैं। अगर आपको ये बातें समझ में आ गई, सबसे पहले बेसिक, लेकिन बेसिक से आगे बढ़े तो आया वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज को ही और सिंपल किया तो आया डेविएशन। समझ में आया है? अगर समझ में आया तो कमेंट में यस लिख दीजिए सब बच्चे। 3 की 74 में मल्टीप्लाई किया हूं, 2 की 74 में मल्टीप्लाई किया, दोनों को जोड़ दिया, मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया। 2 गुणा 74 प्लस 3 गुणा 74, 5 गुणा 74।
बताइए। शिवानी दुबे कह रहे हैं डेविएशन वाला एक बार और बता दीजिए। एक बार नहीं बेटा, 3 बार बताऊंगा, 3 बार। एक बार तो बता दिया, अभी 3 बार, 2 बार और बताऊंगा। ठीक है, 90% चीजें समझ में आ गई होंगी। अब मैं मेरे भाई, ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेता हूं, एक एग्जाम्पल और लेता हूं मेरे भाई, एक एग्जाम्पल और लेता हूं। मजा ही आ जाएगा मेरे दोस्तों आपको समझ के, आपको इस एग्जाम्पल को समझ के मजा ही आ जाएगा। ठीक है, ये समझिएगा मेरे दोस्तों, ये समझिएगा कि भाई आप एक स्कूल में गए, आप जब आप ऑफिसर बन जाओगे तो आप अपने स्कूल में गए वापस, आपने स्कूल में 12वीं क्लास के बच्चों को बुला लिया। कितना? 12वीं क्लास के बच्चों को बुला लिया, 12th क्लास के। अब 12वीं क्लास में बॉयज भी पढ़ते हैं, गर्ल्स भी पढ़ती हैं, ठीक है ना? बॉयज भी पढ़ते हैं और गर्ल्स भी पढ़ती हैं। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। और आप अपने स्कूल में गए, सारा डाटा मैं अपनी मर्जी से ले रहा हूं कि मेरे भाई हर बच्चा समझ पाए, ठीक है ना, हर बच्चा समझ पाए। 12वीं क्लास में गए प्यारे बच्चे, और उसमें बॉयज भी पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, और गर्ल्स भी पढ़ती हैं। आप बोलोगे सर पढ़ दो, ठीक है। तो इसमें बॉयज हैं मेरे भाई, मान लीजिए 650, 650 लड़के हैं और क्लास में 390 लड़कियां हैं। ठीक है, आपकी 12वीं क्लास में 650 लड़के पढ़ते हैं और 390 लड़कियां पढ़ती हैं। ठीक, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब आपने पूछा कि भाई साहब कितने कितने पास हुए इस सेमेस्टर के, जो आपके पेपर हुए हैं, जो अर्धवार्षिक हाफ ईयरली के पेपर हो, कितने % पास हुए? तो 12वीं के, मान लीजिए बोर्ड का ही पेपर मान लो, क्या इतना झंझट पालना। 12वीं की क्लास है, एक आप अपने स्कूल में गए, 12वीं की क्लास में 650 लड़का पढ़ रहे हैं, 390 लड़कियां पढ़ रही हैं। तो लड़के 82% पास हुए, 82% लड़के पास हुए। कितने? 82%, 82% लड़के पास हुए। यानी कि क्लास में जितने लड़के पढ़ रहे हैं उसमें से 82% लड़के पास हुए। ठीक, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बात समझ गए अच्छी तरीके से। और गर्ल्स जो है मेरे प्यारे भाई, गर्ल्स कितनी पास हुई? गर्ल्स पास हुई 70%, 70% गर्ल्स पास हुई। कितनी? 70% गर्ल्स पास हुई। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं पूरी क्लास से, पूरी क्लास से, अंजलि अब आपको समझ में आएगा पूरी क्लास, पूरी क्लास का क्या मतलब होता है। भाई आप अपनी स्कूल में 12वीं कक्षा में गए, स्कूल में 12वीं क्लास में 650 लड़के पढ़ते हैं, 390 लड़कियां पढ़ती हैं। अब 12वीं के बोर्ड में 82% लड़के पास हुए। जितने लड़के क्लास में पढ़ रहे हैं उसमें से 82% पास हुए। जितनी लड़कियां क्लास में पढ़ रही हैं 390, उसमें से 70% पास हुई। तो पूरी क्लास, पूरी क्लास का मतलब क्लास कैसे बनती है? बॉयज प्लस गर्ल्स, प्लस गर्ल्स। पूरी क्लास में मिलाकर ओवरऑल कितने % स्टूडेंट पास हुए? पूरी क्लास में मिलाकर ओवरऑल, ओवरऑल का मतलब, ओवरऑल का मतलब कि भाई लड़कों का एक अलग ग्रुप है, लड़कियों का अलग ग्रुप है। अब इन दोनों ग्रुप को मिला दिया तो पूरी क्लास बन गई ओवरऑल। बन गई कि नहीं बन गई? ओवरऑल। इसे बोलते हैं ओवरऑल परसेंटेज। तो पूरी क्लास में मिलाकर ओवरऑल कितने % पास हुए? अब समझ में आया? ओवरऑल या कुल एक ही बात है। समझ में आ गया? आप बोलोगे यस सर समझ आ गया। समझ में आया? तो प्लस आ गया ना। और मैंने अभी समझा है कि जहां बीच में प्लस आएगा, जहां बीच में प्लस आएगा मेरे भाई, वहीं क्या लगेगा? डेविएशन लगेगा। जहां आया बीच में प्लस, वहां लगा बीच में डेविएशन। अब हम बेसिक मेथड नहीं करेंगे, ठीक है मेरे भाई। देखो वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज, अगर किसी सवाल का डाटा बहुत आसान है,
किसी सवाल का डाटा बहुत इजी है तो हम वहां वेटेड एवरेज मेथड लगा लेते हैं, लेकिन अगर आपको लगे कि सवाल का डाटा मुश्किल है या लेंदी कैलकुलेशन है तो हम वहां डेविएशन से करेंगे, बहुत समय बचता है। समझ में आ गया? पूरी क्लास में मिलाकर कितने परसेंट, मिलाकर बॉयज प्लस गर्ल्स में कितने परसेंट पास हुए, ओवरऑल में बॉयज और गर्ल्स दोनों आएंगे। ठीक है जी, सबका आंसर आ रहा है 77.5, कुछ 74.5 बता रहे हैं, 77.5%। अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही ब्रेक करें। आपने क्या किया होगा, 82 को लिख दिया होगा 70 प्लस 12। मैं आपको ऐसे बता रहा हूं, आप इस 70 को भी ब्रेक कर सकते हो। क्या आप इस 70 को ब्रेक करके नहीं लिख सकते 82% माइनस 12%? नहीं लिख सकते? आप ऐसे भी ब्रेक कर सकते हो। सेम बनाना है मेरे भाई, सेम बनाना है। 82 ये भी है, 82 ये भी है। आप बोलोगे हाँ जी सर ये ज्यादा ठीक लग रहा है, जैसे मर्जी वैसे कर लीजिए, हर एक से सेम आएगा। ठीक है ना? मुझे तो ज्यादा से ज्यादा आपको एक्सप्लोर करवाना है ना। कितने परसेंट लड़के पास हुए? 82%। कितने परसेंट लड़कियां पास हुई? 82%। आप मुझे बताओ, स्कूल में 82% बॉयज पास हुए हैं, 82% गर्ल्स पास हुई हैं, तो पूरी क्लास में भी 82% स्टूडेंट पास हुए हैं। अगर किसी क्लास में 82% लड़के पास हुए हैं, 82% लड़कियां पास हुई हैं मेरे भाई, तो कुल स्टूडेंट भी 82% ही पास हुए हैं। अब आप मुझे बताओ कैसे निकाला जाता है पास स्टूडेंट का परसेंटेज, कैसे निकाला जाता है? आप मुझे बताइए एक चीज, सॉरी मैं भूल गया, पास स्टूडेंट्स का परसेंटेज कैसे निकाला जाता है? कैसे कोई स्कूल कैसे बताएगा कि भैया हमारे स्कूल से इतने परसेंट पास हुए हैं? तो नीचे क्या लिखेगा मेरे भाई? नीचे लिखा जाएगा कि स्कूल में टोटल कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, नीचे ये आएगा मेरे भाई। हम कैसे पता लगाएंगे कि भाई इस स्कूल में इस क्लास में कितने परसेंट स्टूडेंट पास हुए? नीचे क्या लिखा जाएगा? टोटल स्टूडेंट। ऊपर क्या लिखा जाएगा? पास होने वाले स्टूडेंट की संख्या। नीचे मेरे प्यार में टोटल स्टूडेंट की संख्या, ऊपर पास होने वाले स्टूडेंट की संख्या। ऊपर क्या लिखा जाएगा? पास होने वाले स्टूडेंट की संख्या, और परसेंटेज में गुणा 100%। ये आ जाएगा कि नहीं? कुल स्टूडेंट की संख्या नीचे, ऊपर पास होने वाले स्टूडेंट की संख्या, परसेंटेज में गुणा 100%। यानी कि पास होने वाले स्टूडेंट का परसेंटेज हमेशा टोटल स्टूडेंट को बेस मान के निकाला जाता है, हमेशा टोटल स्टूडेंट को बेस मान के निकाला जाता है। और मैंने अभी समझाया कि जहां बीच में प्लस आएगा, जहां बीच में प्लस आएगा मेरे भाई, जहां भी डेविएशन की बात होगी, जहां बीच में प्लस आएगा, वहां आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट की, टोटल स्टूडेंट की एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं है। आप इनका रेशियो ले लो, 650 और 390 एग्जैक्ट बच्चों की संख्या की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पास होने वाले बच्चों का जो परसेंटेज है वो हमेशा टोटल स्टूडेंट को बेस मान के निकाला जाता है। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? बॉयज 650, गर्ल्स 390। इनकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, इनका रेशियो ले लिया करो। 13 से चला जाएगा, 13 पंजे 65, 13 तिया 39, 5:3। यानी कि क्लास में बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो 5:3 है। रेशियो लेने से कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। 82% लड़के पास हुए, 70% गर्ल्स पास हुई। 70% को ब्रेक करके ऐसे लिख सकता हूं, 82% माइनस 12%। 82% बॉयज पास हुए, 82% गर्ल्स, तो ओवरऑल भी 82% पास होना चाहिए। लेकिन गर्ल्स, 3 गर्ल्स का 12% कम पास हुई है। 3 गर्ल्स का 12%, माइनस है ना, माइनस है ये। 3 गर्ल्स का 12% कम पास हुई है, 3 गर्ल्स का 12% कम पास हुई है। अब केक कटेगा तो सभी में बटेगा, केक कटेगा तो सभी बटेगा। भाई पूरी क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने? पूरी क्लास में टोटल स्टूडेंट है 5 और 3 8। पूरी क्लास में जो टोटल स्टूडेंट है बॉयज प्लस गर्ल्स मिलाकर वो 8 है मेरे भाई, 8। तो किससे डिवाइड करेंगे? केक कटेगा तो सभी बटेगा, टोटल स्टूडेंट की संख्या 8 है, 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड। तो पूरी क्लास में पास होने वाले स्टूडेंट का परसेंटेज क्या? 82% माइनस 12/36 आ गया मेरे प्यारे भाई 4.5। तो 82 में से 4.5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 77.5%। तो पूरी क्लास में मिलाकर ओवरऑल
ओवरऑल, ओवरऑल का मतलब बॉयज प्लस गर्ल्स 77.5% पास हुए हैं। समझ में आ गया? अगर आपको यह समझ में आया है तो कमेंट में यस लिख दीजिए। ओवरऑल का मतलब कुल, मतलब टोटल। अगर आपको यह समझ में आ गया है तो कमेंट में यस लिख दीजिए। प्लस करके भी कर सकते हो ब्रेक, माइनस करके भी कर सकते हो, जैसे आपको पसंद है वैसे ब्रेक कर लीजिए। नहीं, परसेंटेज तो हम पढ़ ही नहीं रहे गौरव अग्निहोत्री। अपने दिमाग से बिल्कुल ये बहम निकाल दो। अपने दिमाग से ये जो कीड़ा उछल रहा है ना तुम्हारे दिमाग में कि हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं, हम परसेंटेज नहीं पढ़ रहे हैं। वी आर नॉट स्टडिंग परसेंटेज, ये परसेंटेज नहीं है। हम पढ़ रहे हैं डेविएशन। हम क्या पढ़ रहे हैं? डेविएशन। डेविएशन परसेंटेज का हिस्सा नहीं है। परसेंटेज में डेविएशन से 2 सवाल होते हैं, लाभ हानि में 50 सवाल होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में 100 सवाल होते हैं। तो हम डेविएशन पढ़ रहे हैं। ये कैलकुलेशन का एक हिस्सा है, ये चैप्टर कैलकुलेशन का हिस्सा है। अगर कैलकुलेशन की अलग से क्लास लगा के डेविएशन पढ़ा जाए तो आपको मंजूर है, लेकिन मैं परसेंटेज में पढ़ाता हूं। वी आर नॉट स्टडिंग परसेंटेज। परसेंटेज का इससे कोई लेना देना नहीं है। इसका लेना देना तो अर्थमेटिक के बाकी चैप्टर से। ये कैलकुलेशन का एक टूल है। क्या ये कैलकुलेशन कम करने का एक टूल है। समझ में आया? तो पूरी क्लास में 77.5% पास हुए मिलाकर। नेक्स्ट एक और एग्जांपल समझेंगे मेरे भाई, लास्ट एक और एग्जांपल समझेंगे लास्ट। कैलकुलेशन आप सोचते हैं जल्दी कैलकुलेशन कैसे करें, ये हो रही है जल्दी कैलकुलेशन मेरे भाई। आगे लास्ट एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं, देखिए मेरे भाई। और ये हर बच्चे को क्लियर हो जाएगा, आपके हर एक स्टूडेंट को क्लियर हो जाएगा दोस्त, हर एक बच्चे को। ठीक है, मैं अपनी किताब का ही सेम टू सेम एग्जांपल ले लेता हूं। ये जो हमारी बुक है एसएससी मैथ्स की दी कंप्लीट कोचिंग, इस बुक में हमने प्रैक्टिस के लिए तो क्वेश्चंस दिए ही हैं, लेकिन भाई हर एक चैप्टर के स्टार्ट में उसकी थ्योरी भी डाली है। अब यहां मैंने डेविएशन की थ्योरी भी डाली है और इसका एग्जाम्पल भी जो है डाला है वो, क्योंकि इसका कोई ऐसा तो नहीं कि मैं आपको इमला लिखाऊंगा। ये कोई हिंदी इंग्लिश का इमला थोड़ना है, थ्योरी है। ठीक है जी, चलो। मान लीजिए कि एक फैमिली चावल पे, दाल पे और शुगर पे खर्च करती है। एक परिवार का चावल पे, राइस पे, दाल पे और शुगर पे जो खर्च होने वाला अमाउंट है, जो खर्च होने वाला अमाउंट है मेरे प्यारे भाई, ध्यान सुनिएगा। एक फैमिली का चावल पे, दाल पे और शुगर पे जो खर्च होने वाला अमाउंट है, यानी कि एक्सपेंडिचर, हिंदी में अगर इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो एक्सपेंडिचर। सब बच्चों को समझ में आ जाएगा मेरे भाई। और अपने दिमाग से बिल्कुल ये बहम निकाल दीजिए कि हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं। जो था वो हो गया बेटा। परसेंटेज में तो बस एक ही चीज बची अब, इलेक्शन। इलेक्शन वाले सवाल, बाकी परसेंटेज हो चुका है जो था। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। मान लीजिए एक परिवार का राइस, दाल और शुगर, चावल, दाल और शुगर पे जो खर्चा है वो मेरे प्यार भी कितना ले लेते हैं, 7:13:5 के रेशो में। सेम टू सेम एग्जांपल हमारी किताब में दिया हुआ है, 7:13:5 के अनुपात में। 7:13:5 के अनुपात में, यानी कि एक फैमिली चावल पे अगर 7 रुपए खर्च करती है तो दाल पे 13 रुपए खर्च करती है और चीनी पे 5 रुपए खर्च करती है। भाई फैमिली है तो फैमिली राशन भी खाएगी। तो राशन में चावल पे 7 रुपए खर्च है तो दाल पे 13 रुपए खर्च है और शुगर पे 5 रुपए खर्च है। समझ में? ये राइस, दाल और शुगर पे एक्सपेंडिचर का रेशियो है। अब हुआ क्या मेरे भाई, ध्यान सुनिएगा।
फैमिली का चावल पे खर्च 17% बढ़ जाता है। फैमिली का चावल पे खर्च 17% बढ़ जाता है, 17%। फैमिली का चावल पे खर्च 17% बढ़ गया। चावल 17% महंगे हो गए। दाल 20% महंगी होगी। दाल पे परिवार का खर्च 20% बढ़ गया, 20%। शुगर, चीनी पे परिवार का खर्च 19% बढ़ गया, 19%। चीनी पे परिवार का खर्च 19% बढ़ गया मेरे भाई, 19% इंक्रीज हो गया। तो मैं ये जानना चाहता हूं उस परिवार का कुल खर्चा, उस परिवार का कुल खर्चा, कुल खर्चा, या इंग्लिश में कहेंगे ओवरऑल एक्सपेंडिचर। उस परिवार का कुल खर्चा या ओवरऑल एक्सपेंडिचर। भाई परिवार का कुल खर्चा क्या मतलब? एक परिवार चावल पे खर्च कर रहा है, राशन में, दाल पे खर्च कर रहा है, शुगर पे खर्च कर रहा है। चावल 17% महंगा हो गया, दाल 20% महंगी हो गई, शुगर 19% महंगी हो गई। तो उस परिवार का कुल, कुल मतलब प्लस, राइस प्लस दाल प्लस शुगर, राइस प्लस दाल प्लस शुगर, यही तो होता है कुल खर्चा। राइस प्लस दाल प्लस शुगर पर कुल खर्चा कितने परसेंट बढ़ जाएगा मेरे भाई? अब आगे बात समझ में? मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, मैं आपको बता चुका हूं। अगर आपके पापा कहते हैं, अरे भगवान, घर आके अपनी आपकी मम्मी से कि भाई आज तो चावल जो है 17% महंगे हो गए, दाल 20% महंगी हो गई, शुगर 19% महंगी हो गई, आपकी मम्मी क्या कहेंगी? आग लगे सरकार में। हैं जी, ये बताओ इस हिसाब से महंगाई कुल कितनी परसेंट बढ़ गई? कुल खर्चा कितना परसेंट बढ़ गया? कुल खर्चा मतलब राइस प्लस दाल प्लस शुगर पे मिलाकर ओवरऑल एक्सपेंडिचर कितने परसेंट बढ़ गया? और जहां प्लस आएगा, जहां प्लस आएगा वहीं क्या लगेगा? सक्सेस। जहां या प्लस वहां लगेगा डेविएशन, सॉरी डेविएशन। समझ में आई बात? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, समझ में आ गई है। राइस प्लस दाल प्लस शुगर, तीनों पे मिलाकर आपका कुल खर्चा, तीनों पे मिलाकर कुल खर्चा कितना परसेंट बढ़ गया? पहला तो तरीका वही है मेरे भाई। राइस कितना महंगा और 17%, दाल कितनी महंगी होगी? 20%। तो क्या 20% को ब्रेक करके मैं ऐसे नहीं लिख सकते? 17% प्लस 3%, ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हो? आप बोलोगे हाँ जी सर लिख सकते हैं। शुगर कितनी महंगी हुई? 19%। क्या 19% को ब्रेक करके मैं ऐसे नहीं लिख सकता? 17% प्लस 2% लिख सकता हूं। 17% प्लस 2%, आप बोलोगे हाँ जी सर लिख सकते हैं। ब्रेक करके मैंने इस तरीके से लिख लिया। क्या कोई गलत काम किया? नहीं, बिल्कुल भी गलत नहीं है। अब आप मुझे एक बात बताओ, हम आपसे पूछ रहे हैं कुल खर्चा, कुल खर्चा, कुल का मतलब प्लस, जहां आएगा कुल प्लस वहां लगेगा डेविएशन। राइस कितना महंगा हो गया? 17%, दाल 20%, शुगर 19%। 20 को ब्रेक करके 17 प्लस 3 लिख दिया, शुगर को ब्रेक करके 17 प्लस 2 लिख दिया। अब आप मुझे बताइए, अगर किसी दिन चावल 17% महंगा हो जाए, दाल 17% महंगी हो जाए, चीनी 17% महंगी हो जाए, तो आपके पापा घर पे आके क्या कहेंगे? अरे जी महंगाई 17% बढ़ गई है, थोड़ा ध्यान रखो। अगर हर चीज 17% महंगी हो जाती है तो आपके राशन का कुल खर्चा भी 17% बढ़ जाएगा। चावल भी 17% महंगा, दाल भी 17% महंगा, शुगर भी 17% महंगी, तो आप राशन पे जो टोटल पैसा खर्च कर रहे हो वो भी 17% बढ़ जाएगा। लेकिन लेकिन मेरे भाई, लेकिन ध्यान ये रखिएगा, दाल पे तो 13 रुपए का 3% एक्स्ट्रा खर्च बढ़ा है। दाल पे 13 रुपए का 3%, 13 तिया 39, 13 तिया 39% एक्स्ट्रा खर्च दाल पे बढ़ा है। 13 का 3%। चीनी पे 5 का 2% एक्स्ट्रा खर्च बढ़ा है। चीनी पे 5 का 2%, यानी कि 5 दूनी 10, चीनी पे 10% एक्स्ट्रा खर्च बढ़ा है। ये एक्स्ट्रा इसे बोलते हैं डेविएशन। ये एक्स्ट्रा है मेरे प्यारे भाई, डेविएशन। अब केक कटेगा तो सभी बटेगा। जो एक्स्ट्रा खर्चा है मेरे प्यारे भाई, जो एक्स्ट्रा है वो सभी में पूरे में डिवाइड होना चाहिए। भाई चावल दाल और चीनी पे कुल खर्चा कितना? कुल मतलब 7 13 20 और 5 25, तो कुल टोटल में डिवाइड होना चाहिए। केक कटेगा तो सभी में बटेगा, तो बटे क्या आएगा मेरे भाई? बटे जो है कुल खर्चा 25 है, 25 में डिवाइड कर देंगे, बटे 25 ही आ गया। 7 10 7 13 20 और 5 25।
आपको मेरी बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गई। तो कुल खर्चा आपका इतने परसेंट बढ़ जाएगा। केवल आपको कैलकुलेशन करनी है। 17% प्लस 39 प्लस 10 हो गया 49। अब 49 को 25 से भाग करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दें तो 49 चौका 196/100। 196/100 आएगा 1.96। 196/100 आएगा 1.96। तो 17 में 1.96 जोड़ेंगे 18.96। तो 18.96% आपके फैमिली का एक्सपेंडिचर चावल दाल और चीनी पे मिला के बढ़ जाएगा 18.96%। दिस इज कॉल्ड डेविएशन। समझ में आ गया? अगर आपको अंजलि इतने कमेंट मत किया करो प्लीज, तुम कमेंट मत किया करो। इतने ज्यादा कमेंट करते हो, पढ़ने पे ध्यान देते नहीं हो, दूसरे बच्चों के कमेंट और छुप जाते हैं कि तुम ही हो बालक, बाकी बच्चे नहीं है, गधे कहीं के। तो पूरी फैमिली का खर्चा 18.96% बढ़ जाएगा। समझ में आया? क्या आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? यस और नो? तीसरा एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको डेविएशन पे। थर्ड, पूरी फैमिली का खर्चा 18.96% बढ़ जाएगा। 500 कमेंट कर देते हैं, बेचारा बच्चा जो है एक कमेंट करता है या 500 कमेंट करके उसका कमेंट छुपा देते हैं, जैसे यही पढ़ रहे हो हैं, यही छठी औलाद हो जो है नौकरी लेने वालों की। और कोई ढंग की चीज पूछे हो तो बात ठीक भी है। ठीक है मेरे भाई, आप बोलोगे हां सर। समझ में आ गया? सभी बच्चों को समझ में आ गया? आप बोलोगे यस सर समझ में आ गया। 17, 20 और 19। अब देखो एक तरीका और है, मैं आपको एक तरीका और बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान से मेरी बातों को सुनेगा। एक तरीका और बता रहा हूं, एक तरीका और बता रहा हूं मेरे प्यारे भाई। देखो ये जो हम कैलकुलेट करते हैं ना ओवरऑल एक्सपेंडिचर, जैसे यहां पे ये वाला पहला एग्जांपल था, ये हमारा पहला एग्जांपल था। पहला एग्जांपल ये था कि हमने बीएससी का पेपर दिया, गणित में 74% पास हुए, गणित में 74% पास हुए, फिजिक्स में कितने पास हुए? 80% पास हुए। दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर कितने परसेंट पास हुए? हमारा पहला एग्जाम्पल था। इसे अब मीन वैल्यू भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? इसे मीन वैल्यू भी बोलते हैं। ओवरऑल जो कैलकुलेट करके आता है उसे मीन वैल्यू भी कहते हैं। जो ओवरऑल कैलकुलेट करके आता है उसे मीन वैल्यू भी कह देते हैं। और मीन वैल्यू का जो भी आंसर आएगा वो हमेशा इन दोनों के बीच में आएगा। अब आप ये देखिए मेरे भाई, आप ये देखिए मेरे दोस्त कि एक एग्जाम में मैथ में 74% पास हुए, 80% पास हुए। दोनों में मैथ और फिजिक्स में, सॉरी, मैथ में 74% मार्क्स आए और फिजिक्स में 80% मार्क्स आए। दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर कितने मार्क्स आए? दोनों सब्जेक्ट में मैथ प्लस फिजिक्स में मिलाकर कितने परसेंट मार्क्स आए? 77.6% मार्क्स आए। पहला एग्जांपल। तो ये जो 77.6% आएगा हमेशा इन दोनों के बीच की कोई संख्या आएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि मैथ में आ रहे हैं 74%, फिजिक्स में आ रहे हैं 80% और दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर हो गए 90%। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कतई नहीं हो सकता कि मैथ में 74% आ रहे हैं, फिजिक्स में 80 और दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर रह गए 60%। भाई कुल जो परसेंटेज आएगा वो हमेशा इन दोनों के ही बीच की कोई संख्या होगी। यहां भी देखिए, यहां भी देखिए, बॉयज कितने पास हुए? 82%। गर्ल्स कितनी पास हुई? 70%। ओवरऑल कितने पास हुए? 77.5%। इन दोनों के बीच की संख्या है। 82 और 70 के बीच की संख्या है। आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल बीच की कोई संख्या आएगी। तो मीन वैल्यू जो आता है वो हमेशा बीच की, इन दोनों के बीच की ही कोई संख्या आएगी। अब जैसे यहां इस वाले एग्जांपल में देखिए, चावल कितना बढ़ा? 17%। दाल कितनी बढ़ी? 20%। शुगर का प्राइस कितना बढ़ा? 19%। तो सबसे कम बढ़ा है दाल का, सबसे कम बढ़ा है चावल का प्राइस 17%।
सबसे ज्यादा बढ़ा है दाल का प्राइस 20%। तो जो भी आंसर आएगा वो हमेशा मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में आएगा। इसका आंसर कितना आया था? इसका आंसर आया था कुल खर्चा 18.96% बढ़ा। क्या आंसर आया था? कुल खर्चा परिवार का 18.96% बढ़ा। इन दोनों के बीच की तो संख्या है, इन दोनों के बीच की ही तो संख्या है मेरे भाई। तो मीन वैल्यू जो भी आता है वो हमेशा मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के बीच का आता है मेरे भाई। ये तो बेस है, इससे कोई मतलब नहीं है भाई। सबसे कम चावल पे खर्चा बढ़ा 17%, सबसे ज्यादा दाल पे खर्चा बढ़ा 20%। तो परिवार का जो कुल खर्चा होगा, कुल परसेंटेज इंक्रीज जो होगा खर्चे में, कुल परसेंटेज इंक्रीज जो होगा मेरे भाई खर्चे में, वो हमेशा 17 और 20 के बीच की ही कोई संख्या आएगी मेरे दोस्त। समझ में आया? हमेशा मीन वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम के बीच का आता है कोई ना कोई। ठीक है, अब यहां पे दूसरा मेथड भी मैं आपको बताता हूं सोचने का। जरूरी नहीं कि हम हमेशा ऐसे ही ब्रेक करके करें, जरूरी नहीं कि हम हमेशा ऐसे ही ब्रेक करके करें। आपको पता है जो भी इसका आंसर आने वाला है, चावल पे खर्च 17% बढ़ा, दाल पे 20% बढ़ा, शुगर पे 19% बढ़ा, जो भी आंसर आएगा वो 17 और 20 के बीच की कोई संख्या आएगी। मिनिमम और मैक्सिमम तो बीच का ही है, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच का कोई संख्या आएगा। तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो, जो भी आपको पसंद आए आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो। मान लो परिवार का कुल खर्चा 18% बढ़ा, मान लीजिए कि माना परिवार का जो कुल खर्चा है वो 18% बढ़ा। अभी मैंने अपनी मर्जी से माना है, ये सही आंसर थोड़ना है भाई। मुझे ये पता है कि इस सवाल का जो भी आंसर आने वाला है, जो भी कैलकुलेशन करने आके आने वाला है, 17 और 20 के बीच की कोई संख्या आएगी। तो मैंने मान लिया कि माना परिवार का कुल खर्चा जो मर्जी आप 18 मानो, आप 19 मानो, आप 18.5 मानो, आप 19.2 मानो, हर किसी से सेम आंसर आएगा, हर किसी से सेम आंसर आएगा। मैंने मान लिया कि परिवार का जो कुल खर्चा है, राइस प्लस दाल प्लस शुगर तीनों पे मिलाकर जो परिवार का कुल खर्चा है वो 18% बढ़ा। मैंने अपनी मर्जी से, मेरी मर्जी, भाड़ में गए तुम लोग, मेरी मर्जी, मैंने मान लिया कि 18% परिवार का खर्चा बढ़ा। अब इस 18% से कंपेयर करो, कम तो माइनस, ज्यादा है तो प्लस। मैंने मान लिया कि परिवार का खर्चा 18% बढ़ा है, पर चावल पे खर्चा तो 17% बढ़ा, चावल पे खर्चा तो 17% बढ़ा। 18% की बजाय 17% बढ़ा, 1% कम बढ़ा है। तो चावल पे जो खर्च है 1% कम बढ़ा है। चावल पे खर्च 7 रुपए का 1% कम बढ़ा है। चावल पे जो खर्च है मेरे प्यारे भाई, 7 रुपए का 1% कम बढ़ा है। चावल पे खर्च 7 रुपए का 1% कम बढ़ा है मेरे दोस्त। आप बोलोगे हां जी सर। मैंने माना कि कुल खर्चा 18% बढ़ा, लेकिन दाल तो 20% महंगी हुई है, दाल तो 20% महंगी हुई। 18 से 20 कितना? 2% ज्यादा है। दाल 2% ज्यादा खर्च बढ़ा है दाल पर, दाल 2% ज्यादा महंगी हुई है, दाल 2% ज्यादा महंगी हुई है। तो दाल पे जो खर्चा है 13 रुपए का, 13 रुपए की दाल खरीद रहे हैं ना, 13 का 2%, दाल पे खर्चा 13 रुपए का 2% एक्स्ट्रा बढ़ा है दाल पे खर्चा। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। मैंने माना कि कुल खर्चा 18% बढ़ा है, लेकिन शुगर पे तो खर्चा 19% बढ़ा है, शुगर तो 19% महंगी हुई है। तो 18 से 19 1% ज्यादा है, ज्यादा है तो प्लस लगाना है, कम है तो माइनस लगाना है। तो शुगर पे जो खर्चा है, शुगर पे 5 रुपए का 1%, शुगर पे खर्चा 5 रुपए का 1%, शुगर पे खर्चा 5 का 1% एक्स्ट्रा बढ़ा है, शुगर पे खर्चा 5 का 1% एक्स्ट्रा बढ़ा है मेरे प्यारे भाई। इससे ही बोलते हैं डेविएशन। ये आपका डेविएशन। केक कटेगा तो सभी में बटेगा, कुल खर्चा निकालना है। कुल खर्चा है कितने रुपए का? कुल खर्चा है 7, 13, 20 और 5, 25। बेस 25 है, 25 से डिवाइड कर दीजिए मेरे प्यारे भाई। यही ऐड करना है आपको, यही आपका आंसर आएगा, करके देख लो चाहे। यही आपका आंसर आएगा 18% प्लस, प्लस ये देखिए 13 दूनी 26, 26 और 5 31, 31 में 7 घटाएंगे मेरे प्यारे भाई, 31 में से 7 घटाएंगे 24, 13 5 26, 26 13 दूनी 26, 26 5 31, 31 में से 7 घटाएंगे 24, 24% बटे 25।
25 से अगर मैं 24 को काटूंगा तो ये आ जाएगा 96/100, ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दो, 24 चौका 96/100, 96/100 आ गया 0.96, तो 18 में 0.96 जोड़ूंगा, देखो आंसर अब भी वही आएगा। आप कुछ भी मानो, आंसर हिलने वाला नहीं है, कुछ भी मान लीजिए आप। ये मैंने 18% मान के बताया, आप 19% मान के करो यही आएगा, 18.5% से कंपेयर करके करो यही आएगा मेरे भाई। आंसर हिलने वाला नहीं है, आंसर ज्यों का त्यों रहेगा, ज्यों का त्यों ये आंसर रहेगा। तो जैसे मैंने यहां मान लिया कि माना आपका खर्चा 18% बढ़ा, 18 से कंपेयर करो, चावल पे कितना खर्चा बढ़ा 17%, 18 17 1% कम है, तो चावल पे खर्चा 7 रुपए का 1% कम बढ़ा है। ऐसे ही दाल पे 2% ज्यादा बढ़ा ना, 18 से 20 2% ज्यादा, तो चावल पे खर्चा 13 का 2% एक्स्ट्रा बढ़ा है। मैंने 18% खर्चा माना था कि भैया कुल खर्चा 18% बढ़ा, लेकिन शुगर पे बढ़ा 19%, शुगर पे 1% ज्यादा बढ़ा, तो शुगर पे 5 का 1% एक्स्ट्रा बढ़ा है। तो ये आपका डेविएशन, केक कटेगा तो सभी बटेगा, 25 से डिवाइड कर देंगे। 18.5 मान के करोगे पर कैलकुलेशन बढ़ेगी, तो ऐसे काम क्यों करना जो इससे कैलकुलेशन बढ़े। भाई हमारा मकसद केवल आंसर निकालना थोड़ा ना, जल्दी आंसर निकालना है, और जल्दी आंसर तब आएगा जब हमारी कैलकुलेशन कम से कम होगी, तो जब हम आसान डाटा लेंगे। बॉयज 82% है, तो ओवरऑल में कैसे घट गया, कुछ नहीं घटा अंजलि। परसेंटेज ब्रेक मेथड पढ़ो दोबारा जाके, परसेंटेज ब्रेक मेथड। 82% लड़के पास हुए, 82% लड़कियां पास हुई, तो पूरी क्लास में भी 82% ही पास हुए होंगे। मैंने अपनी मर्जी से माना रोहित कुमार, 17% और 20% के बीच की कोई भी संख्या आप मान लीजिए, मैंने 18 मान लिया। आप 19 मानते तो भी सेम आंसर, आप 20 मान के करोगे तो भी सेम आंसर आएगा। बोल तो लिख तो दिया, माना, अब कुछ भी मान सकते हैं, एज्यूम सिंपल वैल्यू। ठीक भाई, अब जाके पूरे डेविएशन का कॉन्सेप्ट आप समझे हो, अब जाके मेरे भाई। ठीक है, सबसे पहले देखो, जब हमारी क्लास शुरू हुई तो मैंने माहौल बनाया। पहले मैंने आपको पूरा डिटेल में बेसिक से करके बताया कि सर ये बेसिक होता है। फिर बेसिक से हमारा आया वेटेड एवरेज, फिर वेटेड एवरेज को ही हमने सिंपल करा, वेटेड एवरेज से ही सिंप्लीफाई करके डेविएशन आया, कोई हवा में से नहीं आया। फिर मैंने आपको 2 एग्जांपल और दिए मेरे भाई। डेविएशन लगाते समय जो भी बेस वैल्यू, जो भी आपका बेस होगा, हमेशा उसका रेशियो अनुपात ले लेते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा मेरे भाई। अब जाके आप डेविएशन सीखें। अगर आपको मेरे आज के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं तो कमेंट में यस लिख दीजिए, यस लिख दीजिए। अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं तो कमेंट में यस लिख दीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं, पूरे भारत में कहीं भी पढ़ लो, किसी से भी पढ़ लो, यूट्यूब पे, इंटरनेट पे, पेड क्लास में, जितना बेहतरीन तरीके से मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया, उतना आसान और सिंपल भाषा में इतने एग्जाम्पल के साथ आपको कहीं नहीं मिलेगा। लोग समझाते ही नहीं है, पता है, लोग समझाते ही नहीं है, ये सवाल करवाते ही नहीं है, वो एलिगेशन से करवाते हैं, और एलिगेशन से क्या है, कैलकुलेशन ज्यादा होती है। ये पूरे अर्थमेटिक मैथ का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में से एक था जो आज आपने सीखा। और देखिए ध्यान से, जब मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं तो बहुत धीरे बताता हूं, लेकिन जब मैं सवाल कराता हूं तो फास्ट कराता हूं, फिर आप रोते हो। यही एक टीचर की असली पहचान है कि जब वो कॉन्सेप्ट बताए तो धीरे धीरे, सवाल उसी स्पेस से जिससे बच्चे को पेपर में करने। अब सवाल भी अगर मैं इसी स्पीड से पढ़ाऊंगा तो आप तो जन्मजात स्लो हो जाओगे, पेपर कैसे पूरा कर पाओगे मेरे भाई। अब हम इस पर बेस सवाल करेंगे। ठीक है जी, अब हम इस पर बेस सवाल करेंगे। मैं क्या, आप करके बताओगे मुझे, ये बताइए, सवाल नंबर 37, सवाल नंबर 37, पहला क्वेश्चन, एसएससी एमटीएस 2024 के पेपर में आया, एमटीएस के पेपर में, जॉन स्कोर्ड 60% स्टैटिक्स एंड 70% इन मैथमेटिक्स।
A weightage of 2 is given to statics and a weightage of 4 is given to mathematics. Which of the following expression represent the weighted average of 2 scores? भाई साहब, यानी कि यहां पे तो बिल्कुल बेसिक ही पूछा है। जॉन ने स्टैटिक्स का पेपर दिया है और मैथ्स का पेपर दिया है। स्टैटिक्स में जॉन के आए 60% नंबर और मैथ में जॉन के आए 70% नंबर। अगर हम वेटेज की बात करें, वेटेज की, तो आप कहोगे सर ये वेटेज क्या चीज होती है? वेटेज का मतलब फुल मार्क्स। फुल मार्क्स में स्टैटिक्स का जो वेटेज है वो 2 है और मैथ्स का जो वेटेज है वो 4 है। यानी कि स्टैटिक्स और मैथ्स के वेटेज 2-4 के अनुपात में। नहीं समझे होंगे आप एक ये बात, मैं बताता हूं कि अगर आपने 12वीं पास करी होगी तो आपने फिजिक्स पढ़ा होगा, तो उसमें थ्योरी 70 नंबर की थ्योरी आती है और 30 नंबर का उसमें प्रैक्टिकल आता है। तो ये थ्योरी का वेटेज है, प्रैक्टिकल का वेटेज है। कुल पेपर हुआ 100 नंबर का। 100 नंबर में से आपने 70 की थ्योरी पढ़ी, 30 का प्रैक्टिकल हुआ। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल का वेटेज किस रेशियो में? 7:3 के रेशियो में। ऐसे ही कि भाई अगर आपने कोई पेपर दिया है तो उसमें 2 नंबर का स्टैटिक्स पूछा जाएगा तो 4 नंबर का मैथ पूछा जाएगा। तो ये स्टैटिक्स और मैथ के वेटेज का रेशियो हो गया बेस वैल्यू का। आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द वेटेड एवरेज ऑफ 2 स्कोर। वेटेड एवरेज मतलब दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर, दोनों सब्जेक्ट स्टैटिक्स प्लस मैथ में मिलाकर उसके कुल कितने परसेंट मार्क्स आए, कुल कितना उसका स्कोर आया है। एवरेज स्कोर, वेटेड एवरेज स्कोर आपको बताना है। तो क्या आ गया मेरे भाई? सिंपल सा ऑप्शन सी करेंगे। दो का स्टैटिक्स में कितना नंबर आया? 2 का 60%, मैथ में आया 4 का 70%, और नीचे क्या आएगा? 2+4। 2 का 60%, ये गुणा नहीं आएगा बेटा, प्लस आएगा। ये गुणा नहीं आएगा, प्लस आएगा। ऊपर भी प्लस आएगा, नीचे भी प्लस आएगा। स्टैटिक्स में आया 2 का 60%, मैथ में 4 का 70%, बटे नीचे आएगा टोटल यानी कि 2+4। नीचे टोटल मार्क 2+4। यहां तो कैलकुलेशन तक नहीं करनी यहां पे। एक चीज मैं ये भी कहूंगा कि अगर सपोज किसी सवाल में बहुत आसान डाटा आता है, जरूरी नहीं कि आप हर जगह डेविएशन लगाएं, आप वहां वेटेड एवरेज से ही कर लें। डेविएशन तो बड़ा हथियार है, तब निकालना जब कैलकुलेशन ज्यादा हो रही हो। नेक्स्ट, अगला सवाल ये आप मुझे करके बताइए, 38 नंबर। ये सवाल मैं एग्जाम्पल में करा चुका हूं, करके बताओ जल्दी से। सर जी 2 ऑप्शन सेम है, कोई ऑप्शन सेम नहीं है बेटा। यहां बीच में गुणा है, यहां भी गुणा है। अच्छा ये वाले ऑप्शन नहीं, यहां ऊपर प्लस है नीचे गुणा है, सारे ऑप्शन अलग अलग है। बिल्कुल सही कर रहे हो अंजलि, तुरंत छोड़ो तुरंत, आपके काम की चीज नहीं है ये। 38 सवाल करके बताओ जल्दी से। 38।
बहुत बढ़िया, आ गया ना सब बच्चों का ए ऑप्शन 75.5% सबका आंसर आया है। एक और, ये होता है कॉन्सेप्ट की ताकत, ये होता है मेरे भाई कॉन्सेप्ट की ताकत। कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से पढ़ाओ तो बच्चे सवाल खुद से खुद कर लेंगे। तो वन का डी आएगा, हाँ डी तो बताया मैंने, डी तो बताया, सॉरी सॉरी सॉरी, डी आएगा, डी आएगा वन पहले वाले का डी आएगा बच्चे। ये बताओ, ये वाला सवाल भी आप मुझे करके बताओ अब। 39 नंबर करो जी। मैं नहीं बताऊंगा कि सेम सवाल का मैं एग्जांपल ले चुका हूं, सेम सवाल का, सेम सवाल का। किसी कॉलेज में 35% गर्ल्स हैं, 35 बाकी छात्र लड़के हैं। यहां पे ये रहना लिखना भूल गए। किसी कॉलेज में 35% गर्ल्स हैं और बाकी जो हैं बॉयज हैं। 35% क्या होता है? 5% 1/20, 35% 7 × 7/20। यानी कि अगर किसी क्लास में टोटल 20 स्टूडेंट है, अगर किसी क्लास में टोटल 20 स्टूडेंट है, तो टोटल 20 में 20 का 35% होता है 7 गर्ल्स है। तो बाकी क्या बचा? 20 में से 7 घटे, बाकी बचा 13 बॉयज। ये बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो है, बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो। भी अगर किसी क्लास में टोटल 20 स्टूडेंट है, 35% की फ्रैक्शन वैल्यू 7/20। सवाल बोला 35% स्टूडेंट गर्ल्स हैं। अगर टोटल 20 है, नीचे टोटल तो ऊपर 7 गर्ल्स है, तो 20 में 7 घटाओ, बाकी 13 बॉयज हैं। अब इस लाइन की कोई जरूरत नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि आप इसमें कंफ्यूज हो जाओ। अब 75% बॉयज पास होते हैं और 85% गर्ल्स पास होते हैं फाइनल एग्जाम में। जब फाइनल एग्जाम हुआ तो 75% बॉयज पास हुए, 85% गर्ल्स पास हुई। तो मुझे बताओ, कुल मिलाकर फाइनल परीक्षा में उत्तीर्ण हुए कुल विद्यार्थियों का टोटल नंबर ऑफ, टोटल कितने परसेंट स्टूडेंट पास हुए? टोटल मतलब बॉयज प्लस गर्ल्स कितने परसेंट पास हुए? बताइए क्या आ रहा है सब बच्चों का? वेरी गुड, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन सवाल का आंसर आएगा 78.5%। 78.5%। मजा आया? आप बोलोगे सर मजा आया, गजब की बात। एक और, ये बताइए, ये करो बच्चों। एक क्लास में स्टूडेंट की कुल संख्या 1400, जिसमें से 35% गर्ल्स हैं, बाकी बॉयज हैं। फाइनल एनुअल एग्जाम में 80% बॉयज और 90% गर्ल्स पास हुए। तो सवाल में पूछा है, सवाल में देखिए कुछ अलग ही पूछा, द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड। कितने परसेंट स्टूडेंट फेल हुए? फेल हुए स्टूडेंट्स के बारे में पूछा है, फेल हुए। अगर एक क्लास में, इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपको बेस वैल्यू चाहिए ही नहीं होती, आपको चाहिए होती है बेस वैल्यू का रेशियो। एक क्लास में 35% स्टूडेंट गर्ल्स हैं, 35% होता है जी 7/20, यानी कि बटे 20, नीचे होता है हमेशा टोटल। अगर क्लास में टोटल 20 स्टूडेंट हैं तो 20 का 35%, 20 का 35% 7 गर्ल्स हैं, तो 20 में से 7 घटाइए, बाकी बचे 13, तो बाकी के 13 बॉयज हैं। तो बॉयज गर्ल्स का रेशियो 13:7 है। अच्छा, इस सवाल में आपसे ये पूछा कितने परसेंट स्टूडेंट फेल हुए, तो आप फेल वालों पे ध्यान दो ना। आपसे जब इस सवाल में फेल वालों के बारे में पूछा तो आप फेल स्टूडेंट पे ध्यान दीजिए ना, फेल वालों पे। आप बताओ, अगर क्लास में 80% बॉयज पास हुए, अगर 80% पास हो गए क्लास में, तो 100 में से 80 घटाइए, बाकी का 20% बॉयज फेल हो गए, यानी कि 20% बॉयज फेल हुए। 90% गर्ल्स पास हुई। अगर क्लास में 90% गर्ल्स पास हुए, 100 में से 90, तो बाकी का 10% गर्ल्स फेल हुई, 10% गर्ल्स फेल हुई। 100% में से अगर 90% लड़कियां पास हुई हैं, तो बाकी का 10% फेल हुई हैं। पूछा है फेल होने वाले स्टूडेंट का परसेंटेज, कुल मिलाकर कितने परसेंट स्टूडेंट, द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड,
कुल मिलाकर उत्तीर्ण होने वाले, अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र, छात्र मतलब बॉयज प्लस गर्ल्स, कितने परसेंट है? अब आप मुझे एक बात बताओ, आप यहां डेविएशन भी लगा सकते हो, पर ये सवाल का डाटा इतना आसान है कि वेटेड एवरेज से भी हो जाएगा। जब इजी डाटा हो, इजी डाटा, इजी कैलकुलेशन हो, तो हम वेटेड एवरेज से भी कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है। आप ये देखो ना, 13 लड़कों का 20% फेल हुए, कितना हो गया जी? 13 का 20% फेल हुए 260। 7 लड़कियों का 10% फेल हुई, कितनी फेल हुई? 70। 13 लड़कियों का 20% फेल हुए, 260% फेल। 7 लड़कियों का 10% फेल हुई, 70। ये आएगा मेरे भाई टोटल। आउट ऑफ कितने स्टूडेंट? टोटल कितने स्टूडेंट है? 13 प्लस 7 20, टोटल स्टूडेंट 20 है। तो 260 प्लस 70 आ गया 330। 330 को 20 से भाग करेंगे 16.5, आसानी से आ गया ना। 16.5% स्टूडेंट ओवरऑल फेल हो गए। डी ऑप्शन आंसर है। ठीक है, आइए अगला, ये करके बताओ। सवाल नंबर 41 करके बताइए जी। 41, एक स्कूल में बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशो 7:5 है। एक स्कूल में बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशो साफ साफ बताया गया 7:5 है। यानी कि अगर स्कूल में 7 लड़के हैं तो 5 लड़कियां हैं। अगर इस स्कूल में 7 बॉयज हैं तो 5 गर्ल्स हैं। 65% ऑफ द बॉयज एंड 81% ऑफ गर्ल्स आर स्कॉलरशिप होल्डर। स्कूल में 65% लड़कों के पास और 81% लड़कियों के पास स्कॉलरशिप मिलती है। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट गेट स्कॉलरशिप, उन स्टूडेंट का परसेंटेज कितना है जिन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिलती? नहीं मिलती आपसे पूछा है मेरे भाई। तो देखिए, दो रास्ते हैं, या तो आप पहले ही पता कर लो कितने परसेंट को स्कॉलरशिप मिली, उसको 100 में से घटा लो, या डायरेक्ट ही आप उन्हीं स्टूडेंट पे ध्यान दो जिन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिलती, यानी कि नॉट स्कॉलरशिप होल्डर, नॉट स्कॉलरशिप वाले कितने परसेंट है, उन्हीं पे सीधा ध्यान दीजिए। एक बात बताओ, एक स्कूल में हम ये कह सकते हैं आपके 65% लड़कों को स्कॉलरशिप मिलती है। 100 में से 65 को मिल रही है, तो 100 में से 65 घटाइए, बचे 35%। 35% बॉयज को स्कॉलरशिप नहीं मिलती। स्कूल में 81% गर्ल्स को स्कॉलरशिप मिलती है। 100 में से 81% गर्ल्स को स्कॉलरशिप मिलते, तो 100 में से 81 घटाइए, 19% गर्ल्स को स्कॉलरशिप नहीं मिलती। 19% गर्ल्स को पूछा। ओवरऑल कितने स्टूडेंट ऐसे हैं? ओवरऑल कितने स्टूडेंट ऐसे, कुल यानी कि बॉयज प्लस गर्ल्स, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती? यहां थोड़ा डाटा भी मुश्किल लग रहा है, तो वही मैं डेविएशन लगा लेता हूं। 35% लड़कों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती, तो 35 को ब्रेक करके क्या ऐसे नहीं लिख सकते? 19% प्लस 16%। आप बोलोगे हाँ सर, 19 प्लस 16 35। अब आप मुझे खुद बताओ, 19% लड़कों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती, ना ही 19% लड़कियों को मिलती है। 19% बॉयज को स्कॉलरशिप नहीं मिलती, ना 19% लड़कियों को मिलती है, तो कुल 19% स्टूडेंट को स्कॉलरशिप नहीं मिलती प्लस, लेकिन 7 लड़कों का 16%, 7 बॉयज का 16% एक्स्ट्रा ऐसे हैं जिन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिल रही। तो केक कटेगा तो सभी उमटेगा, टोटल में डिवाइड कर दीजिए। टोटल स्टूडेंट कितने? बॉयज प्लस गर्ल्स 7 5 12, कुल निकालना है 7 5 12 बटे 12 आएगा मेरे भाई, ये आएगा। तो किससे जाएगा? 4 चौक 16, 4 3 12, ये आ गया जी 28/3। तो 19% और 7 चौक 28 को भाग करेंगे 3 से, तो 3 नाम 27 1 28, 9 सही 1/3। अब 19 प्लस 9 28 से आ गया 28 सही 1/3%। 28 सही 1/3% आ गया, ए ऑप्शन। मजा आया करके? आप बोलोगे सर क्या गजब बताया आपने, वेरी नाइस सर। ये बताइए 42वां करो, करो मेरे भाई, लास्ट सवाल। द इनकम ऑफ एज 40% मोर देन। देखो, हर एक लैंग्वेज के सवाल लेंगे। मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं कि डेविएशन केवल एक सवाल में नहीं लगता, कि मार्क्स निकालने वाले सवालों में लगेगा, नहीं।
ये देखिए स्कॉलरशिप वाला सवाल था, यहां भी डेविएशन लगा है। ये देखिए अलग सवाल है इनकम वाला, यहां भी डेविएशन लगेगा। द इनकम ऑफ ए इज 40% मोर देन दैट ऑफ बी। ए की इनकम बी से 40% ज्यादा है इनकम। ए की जो इनकम है वो बी से 40% ज्यादा है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5। ए की इनकम बी से 40% ज्यादा है बी से, यानी कि बी की इनकम 5 है, बी की इनकम 5 है तो ए की 2 ज्यादा है 7। ये ए और बी की इनकम का रेशियो है 7:5। आगे क्या बोला है? A got a 25% rise in his income, B got 40% rise in his income. Then the percentage increase in the combined income of A and B. तो A और B की संयुक्त आय में प्रतिशत प्रतिशत वृद्धि क्या है? ए बी की इनकम का रेशियो 7:5 है। ए की इनकम 25% बढ़ जाती है, 25%। बी की इनकम 40% बढ़ जाती है। ए की इनकम 25% बढ़ जाती है, बी की इनकम 40% बढ़ जाती है। पूछा है ए और बी की कंबाइंड इनकम। कंबाइंड का मतलब प्लस। ए और बी की संयुक्त आय, कुल आय कितने परसेंट बढ़ जाएगी? ए और बी की संयुक्त इनकम कितने परसेंट बढ़ जाएगी? क्या नहीं कर सकते मेरे भाई? ब्रेक करके कर लो, चाहे वेटेड एवरेज लगा लो। 40% को ब्रेक करके मैं ऐसे लिख सकता हूं 25% प्लस 15%। आप बोलोगे यस सर, हम ऐसे ही लिखेंगे। आप एक बात बताइए, ए की इनकम 25% बढ़ी, बी की इनकम 25% बढ़ी, तो ए और बी की कुल इनकम भी 25% बढ़नी चाहिए। ए और बी की कुल इनकम, लेकिन बी की जो कुल इनकम है 5 का 15% एक्स्ट्रा बढ़ी है। बी की इनकम 5 का 15% एक्स्ट्रा बढ़ी है। केक कटेगा तो सभी बटेगा, टोटल में डिवाइड हो जाएगा। भाई ए और बी की कुल इनकम कितने? 7 5 12। ए की 7, बी की 5, ए बी की कुल इनकम कितने? 12 12 में डिवाइड कर दीजिए। अभी 3 पंजे 15, 3 चौक 12 आ गया 25/4। 25/4 होता है 6.25। 25 में 6.25 जोड़ेंगे 31.25। तो ए और बी की कंबाइंड इनकम 31.25% बढ़ जाएगी। ए और बी की कंबाइंड, कंबाइंड पूछा, कंबाइंड आप समझते हैं? कंबाइंड अंजलि, आप 10,000 रुपए कमाते हो, आपके भाई 8,000 रुपए कमाता है, तो आप दोनों की कंबाइंड इनकम क्या है? 10,000 प्लस 8,000, 12,000, 18,000 सॉरी। ठीक है, ये तो इतना भी मैं आपको लिख के बता रहा हूं, इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आया? इसी के साथ आज की क्लास को हम यहां पे एंड करते हैं। अगर आपको आज की क्लास समझ में आई है तो कमेंट में एक बार यस लिख दीजिए। अगर आपको डेविएशन मेथड समझ में आया है तो कमेंट में यस लिख दीजिए। मैंने समय ज्यादा लिया, पर इस तरीके से बताया कि कमजोर से कमजोर बच्चा भी समझ जाए, सिवाय अंजलि के। क्योंकि अंजलि तो कुछ समझने के लिए पैदा ही नहीं हुई है जी। तनय दीक्षित, श्रीकांत, प्रिंस, ज्योति, समझ में आया? बहुत बढ़िया। ठीक है, कल की क्लास में हमें केवल इस पर बेस सवाल करने हैं, और कल इसके बेस सवाल भी एंड हो जाएंगे मेरे दोस्त। ठीक है, कल हमें केवल सवाल करने हैं। बहुत बढ़िया जी, कल मिलते हैं अब इसी टाइम। बाय।